वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत आप सभी का वनली जीएस के बूस्टर डोज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम रसायन शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में चर्चा। तो इसी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हमारा पहला जो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिरका एवं अचार इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? सिट्रिक अम्ल। क्या है? सिट्रिक अम्ल। और इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नींबू, संतरा, आंवला एवं खट्टे फल इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटेरिक अम्ल। ठीक, क्या है? टाइटेरिक अम्ल। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है अंगूर, इमली, कच्चे आम एवं बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, क्या है? तो है ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए टमाटर एवं पालक। ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? टमाटर और पालक है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वो है फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल, जो जिसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसके प्राकृतिक स्रोत है लाल चींटी के या बिच्छू के डंक। ठीक, देखिएगा सामान्य तौर पे जब लाल चींटियाँ काटती है, बिच्छू का तो खैर ये हर जगह नहीं पाया जाता है, तो ये सब किसी की जानकारी में नहीं होगी ये चीज़ें। लेकिन जब लाल चींटी या चींटी तो सबके नज़र में होता है, तो ये लाल चींटी जब काटती है तो वहाँ पे चुनचुनाहट होता है। ठीक, तो जो चुनचुनाहट होता है वो चुनचुनाहट का वजह कौन सा होता है? तो यही फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल इसका वजह होता है। अच्छा, इसके समाधान के लिए जब चींटी इस तरह के चींटी या बिच्छू जब काटते हैं तो इसके समाधान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके समाधान के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट हमारा तो वह है मौलिक अम्ल, जो जिसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है सेब। अच्छा देखिए, सेब जो है एक ऐसे तो सेब काफ़ी इम्पोर्टेंट फल है, लेकिन वैसे लोग जो हार्ट के बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है। और ये जो हार्ट बीट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए पोटेशियम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप देखिएगा डॉक्टर जो हार्ट पेशेंट है उनको सेब खाने का सलाह देता है कि आप सेब खाइए, ताकि आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा मतलब गड़बड़ ना हो, आप सही स्थिति में रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है फिटकिरी एवं सोरा। अच्छा, फिटकिरी का यूज़ क्या कहाँ करते हैं? हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, पानी को साफ़ करने में करते हैं। और सोडा का यूज़ क्या किस लिए करते हैं? तो सोडा का यूज़ जो है सामान्य तौर पे देखिएगा जो कपड़ा की जो धुलाई होती है उसमें हम लोग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेरिक अम्ल, जिसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है ये क्या? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है मक्खन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें एक और होता है, एक होता है लैक्टिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक लैक्टिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? तो होता है लैक्टिक अम्ल, जो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दही में। अच्छा, एक बात लैक्टिक अम्ल से एक बात और आपको हम बताते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, क्या करते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे एक एसिड रिलीज होता है, यानी कि एक अम्ल निकलता है, जिसकी वजह से देखिएगा एक्सरसाइज करने, दौड़ने, खेलने के बाद हमारा बॉडी दर्द करने लगता है। तो वो दर्द क्यों करता है? तो इसी लैक्टिक अम्ल के वजह से ही क्या करता है? हमारा बॉडी पेन करता है या दर्द करता है। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? दही हो गया। और इसके लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है? तो हमारा बॉडी पेन करता है। ठीक है। अच्छा, इस दही से एक और मैं बात बता दूं कि दूध से, ठीक है, दूध से दही या पनीर बनाते हैं तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया
का योगदान होता है। तो इसी लैक्टिक से ही उसका है। तो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है या होता है, जिसकी वजह से हम लोग दूध से दही या पनीर बना पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कार्बोनिक अम्ल। ठीक, और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत है सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। ठीक, और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत जो है घास एवं पत्ते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेंजोइक अम्ल जो है इसका यूज जो है हम लोग दवा के निर्माण में भी इसका करते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं, तो दवा के निर्माण में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा आज का जो है लास्ट है वो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत होता है ताज़े सब्जियां एवं सिट्रिक फल। अच्छा, इसे विटामिन सी के भी नाम से जाना जाता है और इसे एसिटिक अम्ल के श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल नहीं, सिट्रिक अम्ल के श्रेणी में, क्योंकि विटामिन सी का जो सबसे ज़्यादा जो स्रोत होता है वो सिट्रिक फल ही होते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ये लिखे हुए भी हैं कि सिट्रिक जो फल होता है, और इसमें ये किस में पाया जाता है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड इसी में पाया जाता है। ओके, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जो मिश्र धातु हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है, जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। ठीक, तो इन धातुओं का जो बनावट है, इसमें किन किन धातुओं का योगदान है, किन की कितनी मात्रा है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी पे बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, और मैं उसी टॉपिक्स को सेलेक्ट ही कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन शीट किया जाता है उसमें दो तरीके से क्वेश्चन शीट की जाती है, और उस क्वेश्चन को सेट करने का क्या होता है कि टॉपिक्स जो होते हैं किसी भी जैसे कि मान लीजिए कि अगर जीएस का क्वेश्चन है, तो जीएस का क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन जीएस का है, तो उसमें जो 50 जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 50 जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम सिलेक्टेड होते हैं कि इन एरिया से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेक्टिव। ठीक, 50 जो क्वेश्चन होते हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग सीक्वेंस में या अलग अलग कंडीशन में पूछा जाता है। तो मैं उन 50 सेलेक्टिव क्वेश्चन को कराने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बारंबार एकदम सेलेक्टिव एरिया से सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठीक, और इसी जो माइंडसेट से मैं हर सब्जेक्ट पे काम करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं केमिस्ट्री पर काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा टारगेट फिजिक्स होगा, फिर बायो होगा, फिर इस तरह से करके आगे हम लोग सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो है हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। और बात हम लोग कर लेते हैं, जो ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिसाइडेड नहीं होते हैं कि कहाँ से क्या पूछे जाएंगे। हालांकि वो अलग बात होती है कि मैंने कि बोला कि डिसाइडेड नहीं होता, डिसाइडेड ही होती है, बट ये होता है कि इनका एरिया जो है थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्ट्री में अगर पढ़ना है पूरा 3-4 हिस्ट्री, क्योंकि आज के डेट में चारों, जैसे कि एंशिएंट हो गया, फिर मेडाइवल हो गया, फिर मॉडर्न हो गया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक, तो इस 20 में से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन वो सेलेक्टिव एरिया होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो सेलेक्टिव एरिया होते हैं, जो आपके मतलब 5 से नहीं, मतलब 10 जो क्वेश्चन होते हैं, 5 मैंने कम बोल दिया, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो उसमें से आप दो तरीके से डिवाइड कर लीजिए, एक आप 10 इसमें 10 इसमें। तो ये जो 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्टिव एरिया होते हैं, सिलेक्टिव टॉपिक होता है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं इनका जो पूरा हिस्ट्री से इनका ये मतलब संबंध होता है कि इसमें पूरे ब्रॉडली चीज़ों को पूछा जाए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं उनको करा दूं,
और जब हमें टाइम मिलेगा, जब आपको लगेगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि हाँ पूरे के पूरे चीज़ों को पढ़ा जाए, तो मैं उसको भी कराने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी चीज़ों को करूँ, मुझे भी लगे कि चलो यार मैं जो काम कर रहा हूँ तो उसका जो परिणाम है वो मुझे पॉजिटिव वे में मिल रहा है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि चीज़ें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता चल सके। और धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और अधिक सपोर्ट करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।